एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। आज हमने पहले इसको फैक्चुअल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम पर होता है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो राइबोसोम ही होते हैं, याद रखिएगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान जो एनर्जी बनती है वो किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कहलाता है? एटीपी कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सेल वाले चैप्टर में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये वही क्वेश्चन है, ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये क्रिस्टी पाए जाते हैं और ये ऊर्जा जो रहती है वो किस रूप में होती है? वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। फिर पादप कोशिका में डीएनए बना होता है। डीएनए बना होता है तो किसका बना होता है? हरित लवक का बना होता है। हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या केंद्रक में होता है? तो अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाएगा और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी, सभी में पाया जाता है डीएनए। फिर मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो जो दीर्घास्थि होती है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने एक्सप्लेन किया है? सेल थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया है? तो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट हैं स्लीडन एंड स्वान। याद रखिएगा ये दोनों नाम, स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को सबसे पहले बताया था। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में डार्विन ने, आपने पढ़ा होगा कि जो नव डार्विनवाद और डार्विनवाद जो प्राकृतिकवाद का जो नियम है वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। मेंडल ने क्या दिए थे? आनुवांशिकता के नियम दिए थे। और टेक्सले, एजी टेंसले है ये, जिन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? पत्ती में, तने में, मूलार्ग में या पुष्प कलिकाओं में? तो जो फूल की कलियां होती हैं उनमें क्या है? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? पाया जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितने सारे रूपों में पूछा गया है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। किस दूध में लैक्टोज शुगर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय के दूध में, स्त्री के दूध में या बकरी के दूध में? इन सभी में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शुगर पाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप की शुगर है। जैसे जो लैक्टोज शुगर होती है उसे मिल्क शुगर कहा जाता है। जो सुक्रोज शुगर होती है उसे गन्ने का शुगर कहा जाता है। जो फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर को फलों का शुगर कहा जाता है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। फिर हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। कौन सा विषाणु होता है? तो रेबीज। आपने सुना होगा जो रेबीज का टीका भी लगता है। और अभी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था, क्योंकि गोवा ऐसा पहला स्टेट बना है जो 100% वहाँ पर रेबीज का वैक्सीनेशन हो चुका है और रेबीज फ्री गोवा को घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, रेबीज से क्या होता है? रेबीज जो होता है वो किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। जैसे कोरोना बैक्टीरिया है कि वायरस है? तो ये तो आपको छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि कोरोना क्या है? एक वायरस की फैमिली है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? जैसे जीवाणु, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो बैक्टीरिया से जैसे हैजा होता है,
बैक्टीरिया से टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया होता है, डिप्लोकोकस निमोनी। फिर कवक, कवक से पूछा जा सकता है कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो प्रोटोजुआ से होता है वो सबसे फेमस रोग कौन सा है, मलेरिया। याद रखिएगा, इसका भाग है प्लाज्मोडियम। और कवक से कौन कौन से रोग होते हैं ये मैंने, आप साइंस की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उसमें साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कवक से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाली जो डिसीज़ हैं उसको ट्रिक से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पापा काम पर सोते हैं, ये किसका ट्रिक है, ये सब मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है, तो सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, याद रखिएगा। और मोर, मोर क्या है, मोर जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टेसस। ये क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो चमगादड़, अब कुछ लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि पक्षी वर्ग में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चमगादड़ है वो क्या है, वो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। फिर एथलीट, एथलीट जो है, एक मिनट, एथलीट फुट होगा, एथलीट फुट जो डिसीज़ होती है वो किस में होती है, तो जो एथलीट फुट बीमारी होती है ये किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। फंगस की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ फंगस कहलाती है माइकोलॉजी। अभी आपने देखा होगा इतने सारे कोरोना के टाइम पे फंगस से होने वाली डिसीज़ आई थी, जैसे आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, येलो फंगस। तो इन सब के कारण क्या हो रहा था, इन्होंने भारत को अपना मायका समझ लिया था। तो अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि फंगस की स्टडी क्या कहलाती है, फंगस की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। फिर लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो लीची में जो भाग खाया जाता है उसे कहा जाता है एरल। अगर आपने लीची खाई होगी तो जो उसमें एरल वाला पार्ट होता है वही खाया जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं, जो पेनक्रियाज होता है या अग्नाशय होता है उसमें क्या है, लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। यकृत, लिवर को क्या कहा जाता है, लिवर को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है या लेबोरेटरी कहा जाता है। छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो, इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट होता है, इसके पूरे सिस्टम को बताने वाले साइंटिस्ट थे विलियम हॉर्वे। याद रखिएगा, विलियम हॉर्वे। अब बात आई है यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, 1665 में इन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले बताया था। बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। विषाणु, विषाणु की खोज किसने की थी, सबसे पहले जो वायरस है इसकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहले वायरस का कॉन्सेप्ट दिया था एवेनोवस्की। एवेनोवस्की का नाम आपको याद रखना है। फिर कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, या यही डिसीज़ है जो कहलाती है रेबीज़। याद रखिएगा, अगर कुत्ता काट देता है तो क्या होता है, पानी वाली स्थान से, हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया मतलब होता है डर, मतलब जल का डर। अगर किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हुआ है और आप उसको तालाब के पास लेके जाएंगे तो उसको बहुत अधिक डर लगेगा और पानी देख के एकदम चक्कर जैसा आने लगता है, ये सिम्टम्स होते हैं। फिर पीलिया, पीलिया रोग किसको इफेक्ट करता है, तो लिवर को इफेक्ट करता है, इसको याद रखिएगा, इसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है। चेचक, क्या भारत चेचक मुक्त हो चुका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और कब चेचक मुक्त हुआ है तो कब हुआ है ये भी बताना है। फिर जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की, अभी हमने याद किया था कि विषाणु वायरस की खोज की थी एवेनोवस्की ने। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की है, बैक्टीरिया की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। अब ये नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए, कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था, तो माइक्रोस्कोप के बारे में बताने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो भी ल्यूवेनहॉक थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर रॉबर्ट हुक,
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या बताया था, तो हम पढ़ चुके हैं कि सेल के बारे में बताया था। लुईस पाश्चर जो थे, जो पाश्चराइजेशन की प्रोसेस है वो लुईस पाश्चर जी के नाम पर है, और इन्होंने वैक्सीन की खोज भी की थी। फिर शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो जो स्तंभ होते हैं उसमें क्या होता है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। हल्दी के पौधे में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी से लेकर जिन भी एग्जाम में साइंस पूछी जाएगी, चाहे वो वर्ग 2 में जिन लोगों का साइंस सब्जेक्ट है, या फिर आप एमपी पटवारी जिसमें साइंस पूछी जाएगी, रेलवे ग्रुप डी, सारे ही एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन की अदरक का कौन सा पार्ट खाया जाता है, जो नारियल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, हल्दी के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो वो है प्रकंद। इसको याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, तो लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है, तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड का संबंध किससे है, तो जब शरीर में क्या होती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है या थायराइड हो जाता है। अग्नाशय, पेनक्रियास को क्या कहा जाता है, तो अग्नाशय को एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरीके से वर्क करती है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि आप सब कुछ रट लें, इतने सारे फैक्ट आप रटेंगे वो भूल जाएंगे। इनको यदि आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है तो फिर आपको ये याद रहेगा। पेलेग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है, तो जो नियसन होता है उसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। बात एस्कॉर्बिक एसिड की आई है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किस, ये सब उसमें जो विटामिन वाली क्लास है ना, विटामिन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसमें आप देखिएगा कि विटामिन V1 का नाम क्या है, V2 को नाम क्या है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइनोकोबाल एमीन, तो ये किसका नाम है, ये विटामिन B12 का नाम है, और इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम वो क्या है, वो है पीयूष ग्रंथि। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, जो प्लीहा होती है उसको क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, क्योंकि डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हेपेट। याद रखिएगा, इसीलिए लिवर की स्टडी कहलाती है हेपेटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। और लिवर को क्या कहा जाता है, शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि जितना भी पूरा वेस्ट मटेरियल रहता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लिवर में ही होती हैं, इसीलिए याद रखिएगा। और जो लिवर होता है वो बहुत बड़ी ग्रंथि होती है। फिर गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। HIV की खोज किसने की थी, HIV की खोज की थी लुक मोलेंटियर ने। याद रखिएगा इनका नाम। HIV क्या है, ये एड्स रोग का वायरस है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है। ये इम्यूनिटी को, जब एड्स रोग होता है तो उसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी रहती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है, वो बहुत अधिक कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित है और फिर उसको सर्दी खांसी भी होती है तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बहुत अधिक वीक हो जाता है, जिसके कारण साधारण रोगों से भी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपको याद रखना है। और HIV का फुल फॉर्म तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक टेस्ट होता है जो एड्स के परीक्षण के लिए होता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्वेट एसे। याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्वेट एसे।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है पोटोमीटर, याद रखिएगा। मानव त्वचा में पाया जाने वाला जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है? वो मेलानिन होता है। जो भी व्यक्ति का जो स्किन का कलर होता है, जैसे कि कोई गोरा है, कोई वाइट है, कोई काला है, या फिर कोई कम काला है, कम गोरा है, तो वो सब जो देन होती है वो मेलानिन पिगमेंट की होती है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये कोल्फ ने किया था। और जो डायलिसिस से आपने देखा होगा, जैसे किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो फिर डायलिसिस की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो क्या दिखाई देते हैं? जीन दिखाई देते हैं, डीएनए देते हैं, या दोनों देते हैं, या गुणसूत्र देते हैं? तो जब सेल डिवीज़न होता है तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। किस तरीके से सेल 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, 2 से 4 में कन्वर्ट होता है, तो उसमें प्रॉपर आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था वॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। जीन जो होती है वो जेनेटिक्स की क्या होती है? एक यूनिट होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक आपको शो होते हैं, वो जीन के कारण ही होते हैं। जैसे किसी किसी के माता पिता की आंखें, जैसे बच्चे की आंखें माँ की तरह या पिता की तरह हैं, तो उसमें बोला जाता है ये जेनेटिक है, जेनेटिक इफेक्ट के कारण है, तो वो जीन से ही आता है। डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ये होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीएनए का स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, इसका जो मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसे किसने बताया था? वॉटसन ऑक्रिक नामक साइंटिस्ट ने बताया था। जराविक 7 क्या है? तो एक आर्टिफिशियल हार्ट है, अभी करंट अफेयर में भी रहा था। और जो पेस मेकर है इसका संबंध भी हार्ट से होता है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? ये है WWF वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। आपसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था? 1972 में आया था। फिर टाइगर प्रोटेक्शन, इसी एक्ट के तहत 1973-1974 में क्या आया था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है ये भी बताना है। अब बात यहाँ पर टाइगर की आई है तो हम टाइगर को डिस्कस कर लेते हैं कि जो टाइगर है, टाइगर स्टेट के रूप में किस स्टेट को जाना जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कितने नंबर ऑफ टाइगर हैं? तो वो हैं 5 to 6। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक या किस फंगाई का यूज़ किया जाता है? तो जो सैक्रोमाइसिस होती है उसका यूज़ डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था और किसके लिए किया था? किस रोग के इलाज के लिए किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो जो टी लिम्फोसाइट सेल्स रहती हैं उसको क्या करता है? जो टी सेल्स होती हैं उनको क्या करता है? HIV ख़त्म करता है, जिसके कारण क्या होता है? इम्यूनिटी बहुत अधिक वीक हो जाती है। फिर लाल रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये WBC क्या कहलाती हैं? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये याद रखिएगा। दोहरा निषेचन किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो वॉन मोल ने की थी। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो 22 मई को मनाया जाता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे कि अगर आपको एक क्वेश्चन मिला है आप उससे रिलेटेड सारे फैक्ट डिस्कस कर लीजिए, तो फिर आपका स्टैटिक पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। म्यूटेशन बाद या म्यूटेशन थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जो ह्यूगो डी ब्रिज साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। म्यूटेशन का मतलब होता है कि समय के साथ चेंजेस होना, या इसी को हिंदी में कहा जाता है उत्परिवर्तन।
इसका आपको बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो अब इसे हम कोरोना से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना का जो वायरस है, तो आपने जो कोरोना, जैसे कि इंडिया में 2 वैक्सीन लगी, जो मोस्ट ऑफ 2 वैक्सीन लगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन जो वैक्सीन लगी है तो हमें तो एक पर्टिकुलर जो कोरोना का स्ट्रक्चर था उसकी वैक्सीन लगी है, लेकिन जो कोरोना का जो वायरस है वो वेरिएंट बना लेता है। जैसे अभी देखा होगा आपने चाइना में BF7 जो कोरोना का वेरिएंट है वो इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, उत्परिवर्तन होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोग खत्म नहीं होते हैं। तो डी ब्रिज ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में बताया था। कैरोलस लिनियस, इन्होंने जो वर्ग की है, जो डिवीज़न है उसके बारे में बताया था। लेमार्क को आधुनिक बायोलॉजी का जनक कहा जाता है और हेक्सले ने भी एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जो स्टीफन हेल्स हैं उनको पादप शरीर विज्ञान का क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे, तो इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। फिर अस्थि या जो हड्डी होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन कैसा होता है, तो ये सॉल्युबल वाला प्रोटीन होता है। केसीन जो होता है वो किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। कवक विज्ञान तो ये हम पढ़ चुके हैं कि माइका समझ लिया था, माइकोलॉजी कहा जाता है। चने के द्वारा पानी में जो अवशोषित होने वाली प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, अंतःपराशरण कहा जाता है। फिर अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है, तो जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन में 2 एसिड होते हैं, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक होता है NO2। ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो जाता है, तो UV रेज। अधिक विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो क्या कॉज करती हैं, तो वो कैंसर कॉज करती हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा कैंसर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जो चर्म रोग है या स्किन डिसीज है वो किस रोग की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से होता है, इसको भी याद रखिएगा। जो विटामिन C है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है, तो जो ब्रोंकाइटिस होता है ये क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। जो श्वसन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके से बाधा उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा, जो ब्रोंकेटाइटिस होता है ये क्या है, प्रदूषण के कारण होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें ब्लड जो है वो लगातार बहता रहता है। अगर छोटी सी भी चोट आती है तो उसमें जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसे शाही रोग भी कहा जाता है, हीमोफीलिया। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड का वीर्य किस में सुरक्षित रखा जाता है, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने जूलॉजी का प्रैक्टिकल यदि किया होगा, तो जो एनिमल्स का स्ट्रक्चर रहता है या जीव रहते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो उनको नाइट्रोजन के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। फिर कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम TB होता है। पोलियो वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इसको तो आपको पता ही होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन्हें हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन सभी में होता है। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसे आप पढ़ लीजिएगा। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो सरीसृप या रेंगने वाले जीव होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है, तो जो लिवर होता है उसमें विटामिन A का क्या है, संग्रहण पाया जाता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है C30 का आंसर है C। मतलब जो खजूर होता है उसको सबसे कम जो होती है जल की आवश्यकता होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, तो जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। याद रखिएगा इसको। नेत्रदान में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नेत्र दान करना चाहते हैं
तो नेत्रदान में कौन सा पार्ट जो है वो क्या किया जाता है, दान में दिया जाता है, जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसको दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति जांच करने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं, तो जो कार्डियोग्राम होता है उसका यूज़ क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नापने के लिए किया जाता है। हृदय के डॉक्टर क्या कहलाते हैं, आपने देखा होगा लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक स्पेशलिस्ट। कपास प्राप्त होता है, तो कपास किससे प्राप्त होता है, तो कपास फल से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जो स्पर्म होता है शुक्राणु, उसका निर्माण होता है अंडाशय में, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो, इसका आंसर है ए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई सेल है। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, जो अंडे का यolk होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो जो फैट होता है, फैट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है चर्बी के रूप में, क्या होता है, वसा का संग्रहण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके MP पटवारी एग्ज़ाम में, इसके अलावा MPPSC एग्ज़ाम में, वर्ग 2 में जिन लोगों का साइंस सब्जेक्ट है उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।